दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आइए पहले तीनों खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ईरान परमाणु डील क्या है और अभी ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। इसके बाद आपको बताएंगे कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम भी क्यों खबरों में है। और आखिर में समझेंगे कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद दुनिया की राजनीति में क्या बदलाव आएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ईरान के परमाणु डील की। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस दुनिया में फिर से अमन चैन कायम हो सकेगा। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब दुनिया के मुल्क इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट हुए ताकि नाभिकीय हथियारों को जमा करने की होड़ पर लगाम लगाई जा सके। इन देशों ने 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए। कुछ वक्त बाद यानी 1970 से यह समझौता अमल में आ गया। हालांकि भारत और पाकिस्तान सहित कई देश इस ट्रीटी के मेंबर नहीं हैं। भारत इस संधि का सदस्य क्यों नहीं है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। आज हम भारत से इतर बात करने वाले हैं। आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो 2015 का ईरान परमाणु डील से जुड़ा मामला है, जो इस साल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद से फिर से चर्चा में बना हुआ है। अभी हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के साथ मुलाकात के दौरान ऐसी बातें कहीं जिससे वैश्विक राजनीति में गर्माहट आ गई। बाइडेन ने कहा है कि अगर कूटनीति से ईरान के परमाणु संकट का समाधान नहीं होता है तो अमेरिका दूसरे विकल्पों को अपनाएगा। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो करेंगे क्या, लेकिन इस इशारे के मायने कई निकाले जा रहे हैं। दरअसल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से खुद को बाहर कर लिया था। तब से ही यह मुद्दा वैश्विक राजनीति में गर्मी पैदा करता रहा है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन पलटना चाहते हैं। इसलिए आज आपको बताएंगे कि ईरान परमाणु डील क्या है, आखिर इस डील की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी वजहें थीं जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इस डील से बाहर कर लिया था। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया और लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, तब दुनिया अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही थी। ये कहना मुश्किल था कि कब कौन किस पर परमाणु हमला कर दे। ऐसे में जरूरत इस बात की थी कि कैसे इस विनाशकारी सोच पर लगाम लगाई जा सके। लोग एक ऐसे समझौते की वकालत करने लगे जिससे मुल्कों के हाथ बंध जाएं और वे परमाणु बम विकसित करने के इरादों को दफन कर दें। इसलिए 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत हुए। 1970 में लागू हुई इस संधि पर अब तक 191 देश मुहर लगा चुके हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो परमाणु हथियार से लैस हैं। 1995 में इस समझौते की मियाद को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मकसद था कि कोई भी देश भारी मात्रा में नाभिकीय हथियार सैन्य उद्देश्यों से जमा न करे। शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा के संवर्धन की इजाजत दी गई। हालांकि ऐसा करने के लिए भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी को जरूरी बनाया गया। जहां तक ईरान का सवाल है तो वो भी इस समझौते का मेंबर है। उसने भी इस बात पर समझौता किया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन 2002 में वैश्विक बिरादरी को पता चला कि परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने के बावजूद ईरान नाभिकीय हथियारों को जमा करने की फिराक में लगा है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़नी थी सो बढ़ने लगी। लिहाजा अमेरिका समेत दुनिया के दूसरी शक्तियों को ईरान से एक तरह का खतरा महसूस होने लगा। यहां पर यह भी जान लीजिए कि वैश्विक बिरादरी या अमेरिका जैसी महाशक्ति को जिस किसी देश पर इस तरह का जरा भी अंदेशा महसूस होता है तो वे तुरंत उस पर आर्थिक और दूसरी तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ और देशों ने भारत के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। यहां भी ऐसा ही हुआ। 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। उधर सुरक्षा परिषद के सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलग से आर्थिक प्रतिबंध लगाए।
साथ ही यूरोपियन यूनियन भी इस जमात में शामिल हो गया। ये प्रतिबंध इतने ज्यादा हो गए कि दुनिया के देशों के साथ ईरान का व्यापार बंद होने लगा। जाहिर है उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इस दौरान ताकतवर देशों को लगा कि इस प्रतिबंध को लंबे समय तक खींचना सही नहीं होगा, इससे ईरान की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आखिरकार जुलाई 2015 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बैठक हुई। इसका मकसद था कि एक समझौते के तहत ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जाए और उस पर से आर्थिक पाबंदियों को खत्म कर दिया जाए। लिहाजा हुआ भी ऐसा ही। ईरान का P5+1 देशों यानी सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन और यूरोपीय देश जर्मनी, साथ में यूरोपीय संघ के साथ एक परमाणु समझौता हुआ। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। इस संधि को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इस समझौते में ईरान के सामने कई शर्तें रखी गईं। एक शर्त यह रखी गई कि ईरान अपने संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को कम करे। मतलब ईरान को उच्च संवर्धित यूरेनियम का 98% तक नष्ट करना था, या फिर उसे ईरान से बाहर भेजने का भी प्रावधान किया गया। दूसरी शर्त यह थी कि अब से ईरान यूरेनियम को 3.67% तक ही संवर्धित कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। दरअसल पूरे मामले की जड़ इसी में छिपी है। हम सभी को पता होना चाहिए कि नाभिकीय हथियार के लिए जिस यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, उससे बिजली उत्पादन जैसी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी की जाती हैं। आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि भारत में भी कई परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं। इन स्टेशंस में परमाणु रिएक्टर हैं जिनसे विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। इन रिएक्टर्स में अमूमन यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। इनके संवर्धन का स्तर निम्न होता है, लेकिन जब इसी यूरेनियम का संवर्धन उच्च स्तर पर किया जाता है तो वे नाभिकीय हथियार बनाने के लायक बन जाते हैं। नाभिकीय हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का संवर्धन 90% से भी ज्यादा किया जाता है। 2002 के आसपास पेरिस स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान ने सार्वजनिक रूप से 2 अघोषित परमाणु कार्यक्रमों का खुलासा किया। हालांकि ईरान ने इस बात को कबूला, लेकिन उसने इस छोटे पैमाने का संवर्धन प्रयोग बताया। 2003 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान का दौरा किया और इसके अराक और नतांज परमाणु संयंत्र की जांच की। इसी से यह अंदेशा हुआ कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति से कहीं आगे की योजना के साथ कर रहा है। यहीं से बात आगे बढ़ी और दुनिया के कई देश ईरान की सरकार को शक भरी निगाहों से देखने लगे और फिर 2015 में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से बाहर क्यों हुए थे। दरअसल 2015 के इस परमाणु डील में कई तरह के क्लॉज थे जो डोनाल्ड ट्रंप को खटक रहे थे। इनमें से एक ये भी तय हुआ था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम का कुछ हिस्सा 2025 के बाद से शुरू कर सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसी शर्तें हैं जिसकी मियाद 10, 15 या फिर 25 सालों बाद खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इस संधि में न तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का जिक्र है और न ही मध्य पूर्व में उसकी विदेश नीति का। इन पहलुओं पर ही डोनाल्ड ट्रंप को ऐतराज था। हालांकि IAEA ने यह साफ कर दिया था कि ईरान ऐसी किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दे रहा है जिससे दुनिया को चिंता करने की जरूरत है। लेकिन ट्रंप ने सबको हैरान करते हुए इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। हालांकि जानकार ट्रंप के इन दावों को खारिज करते हैं और इसे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ओबामा के फैसले को पलटने की मंशा के रूप में देखते हैं। लेकिन अक्सर ही कहा जाता है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। कल ट्रंप बराक ओबामा के फैसले को पलट रहे थे और आज बाइडेन ट्रंप के फैसले बदल रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज की पहली खबर के बाद दूसरी खबर भी नाभिकीय हथियारों से ही जुड़ी है। यह जुड़ी है पूर्वी एशियाई देश उत्तर कोरिया से। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया में परमाणु हरकत की आशंका जताई है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने यंगबियन परमाणु रिएक्टर को फिर से शुरू किया है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है कि जुलाई की शुरुआत में ही रिएक्टर की गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। हालांकि परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका जिक्र हमने पहली कहानी में भी किया था, उसे उत्तर कोरिया ने काफी पहले ही देश से बाहर कर दिया है।
इसलिए सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर आशंकाएं जाहिर की गई हैं। इसलिए आज उत्तर कोरिया की परमाणु गतिविधियों पर बात करेंगे, बताएंगे कि उत्तर कोरिया क्यों नाभिकीय हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है, साथ ही बताएंगे कि यंगबियन परमाणु रिएक्टर क्या है और उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को देश से बाहर क्यों कर दिया था। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अलग थलग देशों के रूप में जाना जाता है। वहां से जानकारी बहुत छन छन कर आती है, लेकिन जब बात परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने की हो तो उसके इरादे बेहद साफ नजर आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी पड़ाव में जब जापान ने हथियार डाल दिए, तब कोरिया में 1910 से चले आ रहे जापानी शासन का भी खात्मा हो गया। लेकिन तभी कोरिया को विभाजन का मुंह भी देखना पड़ा। इसके उत्तरी भाग पर तत्कालीन सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका काबिज हो गया। इसके बाद से ही उत्तर और दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र को लेकर जद्दोजहद शुरू हुई। जैसी व्यवस्था सोवियत संघ और अमेरिका में थी, उसी का असर कोरिया के दोनों भागों पर दिखने लगा। हालांकि कुछ साल बाद यानी 1948 में दोनों ही हिस्से में गणराज्य की स्थापना का ऐलान हो गया। जानकार बताते हैं कि 1950 में ही उत्तर कोरिया में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। यह कार्यक्रम तब ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित था। पहली कहानी में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो परमाणु अप्रसार संधि के सदस्य नहीं हैं। उत्तर कोरिया उन्हीं में से एक है। हालांकि उत्तर कोरिया कभी भी इस समझौते में शामिल नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। 1985 तक उत्तर कोरिया भी इस समझौते की छतरी तले आ चुका था, लेकिन कुछ असहजताओं के चलते इसने 2003 में इस समझौते को अलविदा कहा। यही वो दौर था जब वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पर्यवेक्षकों को देश से बाहर जाने को कह दिया था, क्योंकि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु कार्यक्रम में किसी की भी दखल मंजूर नहीं थी। उत्तर कोरिया की इस तानाशाही रवैये पर वैश्विक समुदाय ने आपत्ति जरूर जाहिर की, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ न सका। फिर उत्तर कोरिया से एक के बाद एक कई परमाणु परीक्षण की बातें सामने आईं। सबसे पहले 2006 में दुनिया की महाशक्तियों को ललकारते हुए उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था। यहाँ की सरकार ने बाकायदा इसका ऐलान भी किया। इसके बाद ऐसे परीक्षणों की मानो झड़ी लग गई। 2009, 2013, 2016 और 2017 में भी ऐसी बातें सामने आई। उत्तर कोरिया अब तक कुल 6 परीक्षणों को अंजाम दे चुका है। उत्तर कोरिया के परीक्षणों में उसके यंगबियन परमाणु केंद्र का बड़ा योगदान होता है। यंगबियन न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर उत्तर कोरिया का प्रमुख परमाणु केंद्र है। ये 5 मेगावाट रिएक्टर के साथ एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, जिसे उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र समझा जाता है। यह प्योंगयांग से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में उत्तरी प्योंगान प्रांत में स्थित है। इसी सेंटर ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार परीक्षणों के लिए विखंडनीय सामग्री का उत्पादन किया है। दिसंबर 2018 के बाद ये पहला मौका है जब रिएक्टर में इस तरह की हलचलों के संकेत मिले हैं। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की सिंगापुर में पहली बार मुलाकात हुई थी। ये बात आपको जरूर याद होगी। बातचीत के दौरान ये तय हुआ था कि यंगबियन कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया जाएगा और इसके बदले में अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा, लेकिन कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। लिहाजा दोनों नेताओं के बीच 2019 में वियतनाम की राजधानी हनोई में बातचीत पटरी से उतर गई। अब एक सवाल यह भी है कि उत्तर कोरिया बार बार परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है। क्योंकि उत्तर कोरिया वैश्विक बिरादरी से पूरी तरह अलग थलग रहता है, इसलिए इसके बारे में बेहद पुख्ता जानकारी जुटाना मुश्किल है। उसके कई परीक्षणों के बारे में तो कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। सिर्फ सैटेलाइट की तस्वीर हैं या फिर अनुमान के आधार पर उसके बारे में कयास लगाए जाते रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि वैश्विक समुदाय से कटे रहने के चलते ही उत्तर कोरिया नाभिकीय हथियारों को जुटाने की होड़ में लगा है। उत्तर कोरिया मानता है कि दुनिया की शक्तियां उसे बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, इसलिए परमाणु ताकत ही वो दीवार है जो उन्हें बर्बाद करने पर तुली दुनिया से बचा सकती है। हालांकि अमेरिका द्वारा कई बार मान मनोबल की कोशिश जरूर हुई, लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं। इसके पीछे वजह है कि उत्तर कोरिया अपनी तानाशाही रवैये को छोड़ नहीं पा रहा। यही कारण है कि सुरक्षा परिषद जैसी मजबूत एजेंसी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी है। लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाही रवैये पर दुनिया के मुल्क एक मंच पर नहीं आते तो स्थिति विकट हो सकती है और यह देश दुनिया में परमाणु प्रसार की होड़ के लिए मिसाल बन जाएगा।
आइए अब आज की अंतिम खबर की बात करें। अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ तब वहां के हालात तेजी से बदलने लगे। वहां की सरकार कैसी होगी, सत्ता का प्रमुख कौन होगा, वगैरह बातों पर कयासों का दौर चल पड़ा। वैश्विक समुदायों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी। इसी बहस में एक अहम सवाल यह भी सामने आया कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, खासकर मध्य एशिया की राजनीति किस करवट बैठेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक पटल पर जब भी कुछ घटता है तो दुनिया के ताकतवर देश अपने अपने हित साधने के लिए उस मामले में कूद पड़ते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ है। जब अफगान संकट तेजी से बढ़ने लगा तब कई देशों ने अपने अपने दूतावास बंद कर दिए, लेकिन 3 ऐसे भी देश थे जिनके दूतावास बंद नहीं हुए। ये देश थे रूस, चीन और पाकिस्तान। यही कारण है कि ये देश अफगान मसले पर बेहद सक्रिय दिखे। खुद को दुनिया के सुपर पावर की तरह पेश करने वाला चीन तो अफगान मसले पर बेहद बढ़ चढ़कर बोल रहा है। जानकार मानते हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ घटा उसका असर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय कद पर पड़ेगा। लोग इसकी तुलना पिछली सदी के वियतनाम के युद्ध से भी कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया की सुपर पावर किसी मुल्क में 20 साल बिताने के बाद खाली हाथ लौटी है। चीन का प्रचार तंत्र इसी बात को मजबूती से फैलाने में लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की वापसी का इस्तेमाल चीन एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन एशिया में अपने हितों के प्रति अभी और आक्रामक होगा। दूसरी तरफ चीन तालिबान का एक तरह से समर्थन कर रहा है। लोग इस समर्थन को चीन के वीगर मुस्लिमों से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल चीन के शिनजियांग प्रांत में करीब 10 लाख वीगर मुसलमान हैं और शिनजियांग की सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। ऐसे में चीन को डर है कि वीगर मुसलमान या चरमपंथी गुट अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। इसलिए चीन ने तालिबान को इस शर्त पर समर्थन दिया है कि वो अफगानिस्तान के किसी हिस्से को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। जहां तक रूस का सवाल है तो उसने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक दुश्मनी के चलते तालिबान पर नरम रुख अख्तियार किया है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में रूस का कोई खास निवेश है जिसके डूबने का डर उसे सता रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ भू राजनीतिक दिलचस्पी के चलते इसमें सक्रिय है। चीन की तरह ही रूस कभी नहीं चाहेगा कि एशिया के इस हिस्से में अमेरिका का वर्चस्व बढ़े। इसलिए वो अमेरिका की वापसी को एक मौके के तौर पर देख रहा है। वो इस इलाके में खुद को मजबूत करना चाहेगा और कर भी रहा है। यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अफगान मसले पर सऊदी अरब की चुप्पी के मायने क्या हैं। यहाँ ये समझना होगा कि सऊदी अरब मध्य पूर्व का बड़ा खिलाड़ी है और तालिबान के साथ उसके रिश्ते बेहतर रहे हैं। इसलिए सऊदी अरब को नज़रअंदाज कर मध्य एशिया की सियासत पर कोई राय बनाना जल्दबाजी होगी। हालांकि अफगान घटनाक्रम पर अभी सऊदी अरब की खामोशी को अमेरिका से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के दबाव के चलते सऊदी अरब कुछ नहीं बोल रहा। याद करिए कि इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में तालिबान के उदय के बारे में जब हमने आपको बताया था तब ये बात सामने आई थी कि 1980 के दशक में जब रूस अफगानिस्तान में जमा हुआ था तब कैसे अमेरिका और सऊदी अरब तालिबानी लड़ाकों को तैयार कर रहे थे। ट्रेनिंग से लेकर पैसों तक से सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ दिया। बाद में यही तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान की हुकूमत पर काबिज भी हुए। यानी अमेरिका के साथ सऊदी अरब की ऐतिहासिक दोस्ती है। लिहाजा अमेरिका जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक सऊदी भी कुछ नहीं करना चाहेगा। विशेषज्ञ इसे एक तरह का रणनीतिक धैर्य मानते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में तालिबान से ईरान के रिश्ते भी बेहतर हुए हैं और ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि मध्य पूर्व में ईरान और सऊदी के बीच वर्चस्व की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। ऐसे में सऊदी को इस बात का भी इंतजार है कि अफगानिस्तान में सरकार गठन के बाद ईरान का रुख क्या होगा। कुल जमा ये कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद वैश्विक राजनीति में बदलाव तो होगा ही, मध्य एशिया की राजनीति में भी बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। बस इंतजार इस बात का है कि अफगानिस्तान में नई सरकार बनने पर दुनिया के देश अपनी राय को किस तरह जाहिर करते हैं। आइए अब जल्दी से आज की तीनों खबरों से जुड़े हुए सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, ईरान परमाणु डील के क्या कारण थे? इस समझौते के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल है, उत्तर कोरिया द्वारा नाभिकीय हथियारों को जमा करने के पीछे क्या कारण है? यह दुनिया के लिए किस प्रकार विनाशकारी है? विवेचना कीजिए। और अंतिम सवाल है,
अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन से वैश्विक और मध्य एशिया की राजनीति में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, मूल्यांकन कीजिए। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।